आदाब, सलाम, नमस्कार। वेलकम टू न्यू इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट बियॉन्ड क्लासरूम मोटिवेशन सीरीज। दोस्तों, आपको मालूम है कि हम अपनी इस सीरीज में आपकी मुलाकात उन लोगों से, उन चुनिंदा लोगों से, शख्सियात से कराते हैं जो गांव से ताल्लुक़ रखते हैं और गांव से निकल कर आए, हिंदी मीडियम में पढ़े और फिर अपने करियर में, अपने लाइफ में बहुत कामयाब हैं। आज के हमारे जो ख़ास मेहमान हैं वो हैं डॉक्टर अनीस अहमद चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कॉलेज ऑफ मेडिसिन, इमाम मोहम्मद इब्न सऊद इस्लामिक यूनिवर्सिटी रियाद, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। आप वहाँ पर प्रोफेसर हैं और देखिए आपका ताल्लुक जो है वो एक गांव से है। गांव है कसेरवा, ज़िला मुजफ्फरनगर में गांव है कसेरवा। आपकी तालीम जो है वो हिंदी मीडियम से आप पढ़कर आए और आप अपने करियर में कामयाब हैं। अनीस अहमद चौधरी साहब, डॉक्टर साहब, वेलकम टू दिस आवर मोटिवेशन सीरीज। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को, खासतौर से जो हमारा प्रोग्राम होता है हम बनाते हैं वो अपने गांव के जो युवा हैं, खास तौर से जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं 8वीं 9वीं से लेकर के और 12वीं तक, और वो कॉलेज में भी पढ़ रहे हैं, उन बच्चों के लिए हम ये प्रोग्राम करते हैं कि वो हमारी बातों को सुने, और ख़ास तौर से उन लोगों को जो गांव से पढ़कर निकले और उन्होंने अपने आप को अपने करियर में कामयाब हुए और दुनिया के कोने कोने में वो लोग फैले हुए हैं, तो ख़ास तौर से हम उन लोगों के लिए ये प्रोग्राम करते हैं। तो आप अपने बारे में थोड़ा सा, तालीमी जो सफ़र है आपका, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि आपने कहाँ से, किस किस तरीके से अपनी तालीम हासिल की। एक्चुअली मेरी फर्स्ट से लेके 5 तक गांव में पढ़ा, कसेरवे में ही। पापा इलेक्ट्रिक इंजीनियर थे, तो उनकी पोस्टिंग एक्चुअली मुजफ्फरनगर के आसपास जो इंडस्ट्रियल एरिया है प्राइवेट, उसमें उनकी पोस्टिंग रहती थी। तो फिर वो मुजफ्फरनगर उन्होंने घर बना लिया, शिफ्ट हो गए पूरी फैमिली को लेके। तो मैंने 6 ऑनवर्ड फिर मुजफ्फरनगर में पढ़ा, BSc तक। तो गांव में तो आपको पता है स्कूल का स्टैंडर्ड ऐसा ही है, तो वहां पे सिर्फ मुझे, मैं ये कह सकता हूँ कि बस मुझे पढ़ना लिखना सिखाया और एक वो क्या बोलते हैं इमला लिखना सिखाया। 5वीं तक मुझे उतना ही आता था। फिर मैं 6 में जैसे मुजफ्फरनगर आया, थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ा। वहां पे स्कूल, मतलब एवरेज स्कूल था, वो भी बहुत अच्छा स्कूल नहीं था लेकिन एवरेज था। बहरहाल उसमें इतनी पढ़ाई होती थी कि जो बुक में लिखा हुआ जो सिलेबस है वो कंप्लीट करा देते थे, उससे ज्यादा वो भी नहीं कराते थे। फिर उसके बाद वो, क्योंकि 8 तक का ही स्कूल था तो 8 में उसको छोड़ना था। 8 के बाद इस्लामी इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर में, एक मुस्लिम इंटर कॉलेज है, तो वहाँ पे एडमिशन हुआ, वहाँ पे 9th-10th किया। तो अगेन मैंने देखा कि वहाँ पे भी वो जो टीचर है वो उतना ही कर रहे हैं जितना उनको एक तरह से अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। जो सिलेबस दिया गया उसको करा दिया, नहीं था, डेडिकेशन नहीं था, मतलब एक वो अपनी ड्यूटी पूरी करे, जो टीचर की जिम्मेदारी है वो नहीं निभा रहे थे। बहुत से लोग, कुछ लोग थे उनमें बहुत अच्छे, बस वो आए, टीचर करा दिया, बच्चे जो कर रहे हैं ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो ठीक है। फिर थोड़ा सोचा कि नहीं, कुछ और थोड़ा दूसरी जगह जाके देखते हैं। तो फिर DAV स्कूल मुजफ्फरनगर में, वहाँ पे एडमिशन ले लिया। 11th-12th वहाँ से किया, तो वहाँ पे कुछ बेटर था कंपेयर टू इस्लामिया, थोड़ा बेटर रहा, तो वहाँ से किया। कंपटीशन भी ज्यादा रहा होगा बच्चों में, चूंकि लेवल जो है क्लाइंट वहाँ अलग हो गया। बच्चे वहाँ DAV कॉलेज में जो अलग डिफरेंट कम्युनिटीज के बच्चे आते हैं, तो वहाँ कंपटीशन भी ज्यादा होता है। एग्जैक्टली। और वहाँ पे कई टीचर ऐसे थे रील में जिसमें हम नाम सुनते थे, मतलब पहले से ही, जब हम 8 में थे, 9 में थे, 10 में, तो उनका नाम सुनते थे, मतलब वो एक तरह से एरिया में फेमस थे जी। एक मैं बताना चाहूंगा, इंग्लिश के एक टीचर थे MP त्यागी, वो हकीकत में ही मतलब टीचर थे। मैं ये बोलता था उस टाइम, इवन अभी भी बोलता हूँ कि अगर वो 8 क्लास के बच्चे को पढ़ा दे 12th की इंग्लिश, तो वो एटलीस्ट 40% तो स्कोर कर जाएगा। इतना उनका सिंपल वे था पढ़ाने का। एक वो मतलब चाह रहे किसी भी तरह बच्चा उतना तो हो जाए, जितना भी वीक बच्चा उनको दे दिया तो मतलब एटलीस्ट उसको एग्जाम तक वो करा देते थे। ऐसे फिजिक्स के बहुत अच्छे टीचर थे, बायो के थे। उसके बाद 12th किया और फिर BSc में एडमिशन लिया वहीं पे ही, और BSc कंप्लीट करते करते। अनीस साहब, टीचर जो होता है वो बड़ा इन्फ्लुएंशियल होता है बच्चों की लाइफ के ऊपर, और कितने डेडिकेटेड टीचर आपको मिले हैं उसका बड़ा असर पड़ता है। जी, मैं यही बता, टीचर का खाली ना एक अपनी ड्यूटी पूरी करने का नहीं है, बल्कि बच्चे का करियर बनाना है, बच्चे का फ्यूचर एक तरह से बनाना है। इसीलिए तो टीचर को जो है बिल्डर ऑफ द नेशन कहा जाता है। यस, बिल्डर ऑफ नेशन। तो उसके बाद फिर BSc करने के बाद था कि थोड़ा सा बच्चे को रहता है कि जल्दी ही आए और पैसा कमाना चालू करें, तो क्या शॉर्ट क्या हो सकता है,
लोगों से मिलते रहे, सीनियर से और बाकी टीचरों से भी मिलते रहे जो अपने पढ़ाते थे। उन्होंने क्या किया, सबसे अच्छा उस टाइम थोड़ा कंप्यूटर का बूम भी था, तो पीजीडीसीए में एडमिशन ले लिया। एक्चुअली एडमिशन तो लेना था एमसीए में, इरादा तो एमसीए का था। तो मुजफ्फरनगर में प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, वहाँ पहुंचे तो वहाँ पे भी एक टीचर थे, अच्छे टीचर मिले। उन्होंने कहा कि ऐसा करो, एमसीए में नहीं लो, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। पहले पीजीडीसीए कर लो, पीजीडीसीए करके एक डिप्लोमा आपके हाथ में आ जाएगा, इसकी बेस पर आपको छोटी छोटी जॉब भी मिल सकती है। वो एक और उसके बाद प्रोफेशनल जॉब ओरिएंटेड कोर्स है जी, प्रोफेशनल कोर्स है। और उसके बाद आप एमसीए कंटिन्यू कर लेना। तो बात समझ आई, तो पीजीडी से कर लिया। अच्छा, पीटी से करते हुए मैं एक वो था कि जैसे आपने देखा प्रकाश चौक पे ना 2-3 बुक स्टोर थे, वहां पे वो डिस्प्ले करते रहते थे कि कौन सा फॉर्म आ रहा है एजुकेशन के लिए, कौन सा जॉब के लिए आ रहा है, कौन सा एडमिशन के लिए। तो वीक में हम 3 दोस्त थे, वीक में एटलीस्ट एक बार तो था कि प्रकाश चौक पे जाके हमें किताब स्टोर को मतलब निहारना है। वो किताब घर जो है वो एक तरह का गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेंटर भी था। काउंसलिंग सेंटर भी था। मैं भी गया हूँ वहां पर, मैं भी गया हूँ वहां कभी एक वक्त में जी। तो 2 साल मतलब वो बिल्कुल कंप्लीटली एक्सक्लूसिव ये गुजरे हमारा। वीक में कोई दिन ऐसा नहीं जाता था, कोई वीक ऐसा दिन जाता था कि हम प्रकाश चौक पे नहीं पहुंचे। साइकिल होती थी, वहां पे पहुंचे, प्रकाश चौक पे देखा ये फॉर्म निकला, वो निकला। तो इसी दौरान देखा कि नहीं, पीजीडी से खाली काम नहीं चलेगा, कोई अच्छा करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और दिल में कहीं ना बचपन से ये थी, जब मैं 10th में था कि डॉक्टर बनना है जी। अंदर से मैं, हालांकि मैं किसी से बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करता था ये चीजें, लेकिन मुझे अंदर से रहता था कि मुझे एक डॉक्टर बनना है। इवन इसी के लिए मैंने क्या किया, जब मैं 9th-10th में था, एक डॉक्टर के पास मैंने शाम को जाना शुरू कर दिया एज ए कंपाउंडर। अच्छा जी, तो वहाँ पे लोग पहले ये भी एक इम्प्रेशन था कि जो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टरी सीख लेता है, डॉक्टर बन जाता है। हाँ, गांव में तो ऐसे ही बन जाते हैं। 2 साल तक मैंने वो भी किया। तो उसके बाद फॉर्म देखा कि जेएनयू का निकला हुआ था, जेएनयू का फॉर्म भरा। एक एफआरआई इंस्टीट्यूट है, फॉरेक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में जी, उसका मैंने फॉर्म दिया। और एक जामिया मिलिया इस्लामिया। कंपैरिजन हुआ, जेएनयू में नहीं हो पाया, और इन 2 इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून। तो फिर अपने टीचर लोगों से कंसल्ट किया कि कौन सा प्रीफर करना चाहिए। तो ज्यादातर ने बोला कि जामिया अच्छा है, बायोटेक्नोलॉजी अच्छा है जी। जी, तो मैंने जामिया मिलिया चूज किया, वहां पे आया, एमएससी में एडमिशन लिया। तो आपको पता है, जब एक गांव से बच्चा आता है और दिल्ली जैसे शहर में भीड़ भाड़ में, तो आधी हवा तो वहीं पे गोल हो गई। हाँ, तो एक्सपोजर नहीं होता है उसको, गांव से आता है, बिल्कुल एक्सपोजर नहीं होता है। और दिल्ली का माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ होता है जी। और पूरी पढ़ाई वहाँ पे इंग्लिश टू इंग्लिश, हम हिंदी मीडियम से पढ़े हुए, इवन बीएससी भी हमारी हिंदी में। तो टीचर जो पढ़ा रहे हैं वो ऊपर से जा रहा है। 1 महीना मतलब इतना फ्रस्ट्रेशन हुआ, इतना मतलब मुश्किल हुआ कि कैसे ये होगा। मैं घर जाता पर वीक, सैटरडे संडे छुट्टी होती थी, घर गया, पापा से बोला मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे नहीं हो पाएगा। तो पापा ने पहले तो लाइटली लिया कि नहीं ऐसा, लेकिन जब देखा कि ज्यादा ही डर रहा है, तो एक दिन मुझे बैठाया, और उसमें पापा का इतना बड़ा रोल रहा है मुझे यहाँ तक पहुंचाने में। उन्होंने कहा कि बेटा ज्यादा ज्यादा क्या होगा, ये 2 साल का कोर्स है, एमएससी 2 साल की कोर्स है, ज्यादा 3 साल में हो जाएगा, घबरा क्यों रहा है, 1 साल एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो ये समझे कि वो मेरे लिए बूस्टर डोज थी उस दिन। मैं वापस आया दिल्ली, और फिर जो मैंने मतलब जो मेरा डर था वो मेरे मतलब डर ही निकल गया मेरे अंदर से। एक बहुत बड़ी डोज थी जो पापा ने दी एक्चुअली, और ये बहुत बड़ा मशवरा भी था, सपोर्ट भी थी, इसको कहें कि एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट सपोर्ट थी आपके लिए कि कोई बात नहीं, 2 साल की जगह 3 साल लग जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, तो वही जी, बूस्टर डोज का काम किया, और फिर मैं आया, बिल्कुल मेरा डर खत्म हो गया। मतलब जब पापा ने इतनी हिम्मत दे दी, पूछने वाला कौन है, अगर फेल भी हो जाएगा तो पूछने वाला कौन। और फिर मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई की, और मैं ये मतलब मुझे खुद भी इतना याद नहीं है कि कितनी रात मैंने लाइब्रेरी में गुजारी है। एसआर के हॉस्टल में रहता था, खाना खाया, लाइब्रेरी में आके बैठ गया, वहीं टेबल पर सिर रखा, सो गया, टाइम हुआ सो गया, अब वहीं पढ़ा। मतलब ऐसे करके फिर अल्हम्दुलिल्लाह एमएससी हो गई, अच्छे मार्क्स से एमएससी हुई। फिर अपने उसमें आगे मैंने कहा जॉब कर लेनी चाहिए, थोड़ा पैसा कमा लें। तो वहाँ पे एक प्रोग्राम होता है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से,
जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बायोटेक बच्चे होते हैं उनको एक फेलोशिप दी जाती है। उस टाइम 6,000 इंडियन रुपीज थी, अभी तो मेरे ख्याल से 12,000 या समथिंग हो गई है। तो उसका अप्लाई किया तो वो करीब 100 स्टूडेंट या कितने लेते हैं, तो उसमें मेरा नंबर आया। वहां से मैंने कैरियर शुरू किया अपना। और जिस कंपनी में मैं अच्छे ट्रेनिंग था 6,000 मिलते थे, इतनी मेहनत मैंने की उसमें, इतनी मेहनत की, मैं आज ये बोलता हूँ कि आज मैं इस पोस्ट पे हूँ और सैलरी भी उसके मुकाबले तो बहुत ज्यादा है। आज भी मैंने इतनी मेहनत नहीं की। जी वो मेरी शुरुआत की मेहनत थी और वहीं से जो मेरा एक तरह से कह सकते कैरियर बना है। लोग मुझे जाने, कंपनी वाले मुझे जाने। इवन मैं कंपनी में रहते रहते मुझे दूसरी कॉल आई कि आप हमारे यहाँ आना चाहोगे क्या, आप हमारे यहाँ आना चाहोगे क्या। ये 6 मंथ कंप्लीट नहीं हो कि मुझे कॉल आ गई। इन शॉर्ट अगर हम कहें कि ये सब मेहनत का नतीजा है एक्चुअली, अगर आप मेहनत नहीं करते तो आज जिस मकाम पर आप हैं उस मकाम पर आप नहीं पहुंच सकते थे। हाँ, ये तो अब जी कह सकते हैं इसको, क्योंकि उस टाइम पे मैंने बहुत मेहनत की। और लोग जो वो होते हैं ना, माउथ टू माउथ मार्केटिंग जिसको बोलते हैं, वो ट्रूथ मार्केटिंग होती है। जी एक तो मार्केटिंग है कि आप आदमी सीवी अच्छा खासा बना लिया और इधर भी डाल दिया, Naukri.com पे भी डाल दिया, मोनेस्टर पे भी डाल दिया, और या किसी और को रेफरेंस दे दिया। लेकिन जो माउथ टू माउथ मार्केटिंग होती है, फला बंदा है इतना अच्छा काम कर रहा है, इस फील्ड में कर रहा है, इसमें कर रहा है, वो एक ट्रूथ मार्केटिंग होती है। जी और उसका बहुत एडवांटेज मुझे मिला वहां पे। इवन मैं बोलता हूँ, जब मेरी थर्ड जॉब थी वहीं दिल्ली में ही, तो ऐसे ही मैं शाम को लंच करने जा रहा हूँ तो डायरेक्टर की कॉल आई। मुझे पता नहीं कि ये डायरेक्टर है किसी कंपनी का। मुझे कॉल आई, अनीस बोल रहे हैं। मैंने कहा यस मैं बोल रहा हूँ कि हमारे यहाँ एक ओपनिंग है, अगर आप आना चाहोगे तो मैंने कहा नहीं मैं तो अभी यहाँ पे हूँ। और मतलब मैं इतनी गुरुडली उससे बात की। मैंने कहा आपको नंबर किसने दे दिया मेरा? कि नहीं वो मिला मुझे कहीं से नंबर, आप एक एटलीस्ट एक बार आके मिल लो। तो मैंने तब भी उसे बहुत लाइटली लिया और 1 वीक अराउंड उसको टाइम दे दिया। मैंने कहा ठीक है मैं आता हूँ। और मैं पहुंचा तो देखा, मैंने कहा ये डायरेक्टर थे जो मैं इनकी कॉल कर रहा था, और उन्होंने इतना अच्छे से किया है आंसर फौरन। मतलब एक्सपोनेंशियल मेरा वो होता गया अल्हम्दुलिल्लाह। जी। तो बहरहाल ये तो आपका दिल्ली तक का सफर रहा। आप सऊदीया जो है जो करंटली आप जिस पोजीशन पर हैं, जिस यूनिवर्सिटी में हैं रियाद में, यहाँ कैसे आना हुआ? यहाँ भी एक्चुअली फिर बीच में एमएससी के बाद 2 साल का मैंने इंडस्ट्रियल जॉब की। उसके बाद पीएचडी में भी मेरा ऐसे ही हुआ। मतलब जो मेरे गाइड थे वो उस टाइम यूएस में थे, मुझे कॉल किया कि अनीस मेरे यहाँ प्रोजेक्ट है, आ जाओ पीएचडी कर लो। तो वो आप यकीन माने उनको भी मैंने ऐसे ही बोले। मैंने कहा नहीं सर मुझे नहीं करना है अभी, मैं यहाँ जॉब में हूँ और मैं सेटिस्फाई हूँ, मुझे पीएचडी नहीं करनी। कि नहीं ऐसा करो, एटलीस्ट मुझे अपना सीवी भेज दो। डॉक्टर अल्ताफ साहब थे वहाँ पे, अभी तो वो एमयू में प्रोफेसर है। मैंने उनको सीवी भेज दिया, उन्होंने इंटरव्यू में बुलाया और मेरा कहने लगे आपका एडमिशन हो गया। तो मैंने बोला कि वो जेआरएफ उस टाइम पे शायद 16,800 मिलता था और वहाँ पे मुझे 40 अराउंड मिल रहे थे कंपनी में। तो मैंने बोला कि सर यहाँ तो बहुत कम है और पीएचडी में भी पता नहीं कितना दिन लग जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि मैं लिख के देता हूँ 2 साल के अंदर में पीएचडी हो जाएगी, और मैं इतना कर सकता हूँ कि वीक में 2 दिन आपके लिए छुट्टी दे सकता हूँ मैं। कंपनी से बात कर लो कि उनको अगर आपकी चाहना होगी तो वो पार्ट टाइम में रखेंगे। मैं कंपनी गया, मैंने कहा मेरी ऐसे पीएचडी में एडमिशन हो गया और मैं एज ए कंसल्टेंट यहाँ पे काम कर सकता हूँ पार्ट टाइम। तो एक मिनट के लिए जो डायरेक्टर थे वो सोचे, चुप बैठे, क्योंकि उनको भी जरूरत थी या जो था। फिर बोले कि ठीक है आप मुझे हमें कौन सा दिन दोगे? मैंने कहा दिन आपके ऊपर डिपेंड है, जो भी दिन बोलोगे वीक में मैं आपको 2 दिन दूंगा। लेकिन ठीक है फिर आप पीएचडी करो, और पीएचडी पूरी स्पॉन्सर हमारी तरफ से रहेगी। पूरी कंपनी ने 2 साल की जो फीस थी मेरी कंपनी ने पे की है। हालांकि मैं जेआरएफ हमदर्द से भी उठा रहा था, इवन केमिकल, बीच में बुक वगैरह की जरूरत पड़ी, कुछ भी टोटल कंपनी ने पे किया मेरा। तो एक तरह से पीएचडी भी मेरी स्पॉन्सर रही। इट वाज ए बिग सपोर्ट। ये तो बड़ी जबरदस्त सपोर्ट थी आपको, फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल रही थी आपको, और साथ साथ आपको जो है जो फीस और ये सब चीजें जो थी वो भी कंपनी आपकी पे कर रही थी। जी अराउंड मतलब उतना ही जितना मुझे पीएचडी से पहले मिल रहा था उतना ही पीएचडी भी करता रहा और उतना ही मिलता रहा। उन्होंने कुछ सैलरी कम कर दी और बाकी फैसिलिटीज उन्होंने बढ़ा दी मेरी। जी जी। तो अच्छा रहा पीएचडी का सफर।
चलिए बहुत अच्छा। अब आप सऊदीया में हैं और सऊदीया में जो है आप आने के बाद क्या सऊदीया में कुछ मीडियम का कुछ आपने डिफिकल्टी फेस की, यहाँ इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाना होता है? यहाँ पे इंग्लिश मीडियम ही पढ़ाना होता है, क्योंकि मैं मेडिकल कॉलेज में हूँ। तो मेडिकल कॉलेज में एक तरह से यहाँ पे रूल भी है कि जो बच्चा है वो इंग्लिश में ही बात करेगा, क्योंकि इनको भी अपने बच्चे को थोड़ा सा इम्प्रूव करनी होती है इंग्लिश। जी जी। तो इसलिए बच्चे कभी आते भी हैं तो वो खुद भी कोशिश करते हैं कि इंग्लिश में बात करें। हाँ, और लेक्चर तो पूरे मतलब सिलेबस में भी है कि टीचिंग जो होगी वो इंग्लिश में होगी, इंग्लिश में ही होती है, जाहिर है। हाँ। तो बहरहाल सऊदीया में तो मेरे ख्याल से काफी बहुत ही इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत जबरदस्त तरीके से डेवलप किया है। एजुकेशन के ऊपर काफी काम, हायर एजुकेशन के ऊपर जो है वो सऊदीया गवर्नमेंट ने काफी काम किया है। हाँ, अभी तो बहुत टू 2013 से हूँ, सितंबर 2000 आगे बढ़ाने उसके डे बाय डे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जी। चलिए बड़ा अच्छा। आप मुझे आखिर में मैं चाहूंगा कि आप जो है कुछ ऐसी टिप्स दें गांव के इन युवाओं को जो हमारी इस गुफ्तगू को सुनेंगे, कि वो किस तरीके से जो है अपने आप को, अपनी मंजिल को डिसाइड करें। अपने जैसे आप शुरू से आपके जहन में कहीं ना कहीं आपके अंदर जो थी वो एक आग थी कि मुझे डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनने का मतलब ये नहीं होता कि डॉक्टर आप मेडिसिन के ही डॉक्टर हो, आप मेडिकल डॉक्टर ही हो, आप डॉक्टर सब्जेक्ट के भी होते हैं, डॉक्टर बहुत सारे के होते हैं। तो वो एक आपने अचीव कर लिया, आपके नाम के साथ डॉक्टर लगने लगा, है ना। भले ही आप मेडिसिन के डॉक्टर नहीं हुए, लेकिन आपने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपने एक्सपर्टीज हासिल की, उसके डॉक्टर बन गए। तो ये जो एक आग थी, ये आग हर किसी बच्चे के अंदर होनी चाहिए। तो ये मैं चाहूंगा कि आप उस तरह कुछ अपनी टिप्स कुछ बताएं बच्चों को। आखिरी आपके पास में 2-3 मिनट का वक्त है, चूंकि हम बहुत ज्यादा लंबा वीडियो नहीं कर सकते हैं, तो आप 2 मिनट में आप कुछ अपनी टिप्स दें बच्चों को। डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले तो बच्चों को ये बताना चाहूंगा कि जो ये पढ़ाई जो है, बच्चे पढ़ाई को देख के घबराते हैं, इसको घबराना नहीं चाहिए। अगर हम दूसरे कैरियर से ठीक कंपेयर करेंगे तो मैं कहता हूँ कि पढ़ाई सबसे आसान काम है। अगर मान लें कैरियर ले लें, आप स्पोर्ट में ले लें, आप स्पोर्ट वालों को देखो कितनी हार्ड उनको करना होता है। इवन कई सारी मूवी में उसको रिप्रेजेंट किया गया, जैसे मिल्खा सिंह है, दंगल है। तो उनको देखने से पता चलता है। और मैं एक बार इंटरव्यू पढ़ रहा था इनका, अपने जो ये है पाजी, जो मतलब यहाँ के हरभजन हरभजन नहीं, जो सीएम थे पंजाब के। अच्छा। उनका मैं वो पढ़ रहा था, एक इंटरव्यू उन्होंने मिस्टर सिद्धू, जी जी जी, मिस्टर सिद्धू, उनका इंटरव्यू में पढ़ा था। तो मुझे लगा कि बाकी कितनी मेहनत है इसमें, और एजुकेशन कितना इजी है। अब जैसे मान लिया आप एक देखें, उनको अगर प्रैक्टिस करनी, क्रिकेट के लिए आप जा रहे हैं या शूटिंग के लिए जा रहे हैं, रेसलिंग के लिए जा रहे हैं, तो आपको 12 महीने सुबह 7 बजे से आपको जाना है, और आप 10 घंटे प्रैक्टिस करनी, 8 घंटे प्रैक्टिस करनी, 6 घंटे करनी। आपको धूप नहीं देखनी, आपको सर्दी नहीं देखनी, बारिश नहीं देखनी। और इसमें एजुकेशन में क्या, आपको ठंड लग रही, आप बिस्तर में बैठ के पढ़ लीजिए, आप सोफा पे बैठ के पढ़ लीजिए, आप सुबह पढ़ लीजिए, आप शाम में पढ़ लीजिए, आप रात में पढ़ लीजिए, आप खड़ा होकर पढ़ लीजिए। आपको गर्मी लग रही है, छत पे जाके, मतलब इतना इजी काम है। बस अब करना क्या, तो इंटरेस्ट अपना बनाना है। मान लीजिए किसी को जिस फील्ड में भी जाना है, किसी को डॉक्टरी में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, तो सबसे पहले तो अपना इंटरेस्ट उनको बनाना है, और फिर मतलब फोकस होके पढ़ना है। मैं बोलता हूँ अगर आप 4 घंटे 5 घंटे फोकस होके पढ़ रहे हैं तो आप कोई भी बड़े से बड़ा टेस्ट निकाल सकते हैं। फोकस होगा, ये एक मेजर पॉइंट है एक्चुअली, कि आपका फोकस क्लियर होना चाहिए कि आपको करना क्या है जिंदगी में, जाना कहाँ है, आपकी मंजिल क्या है, उसी को फोकस करना है और उसी की तरफ मेहनत करनी, उसी की तरफ मेहनत करनी। और जो आपका पढ़ाई का टाइम है, मतलब अपने 4 घंटे जो भी पढ़ाई का लगा, उसमें मतलब आप ऐसे हो कि आपके पास कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। जी जी। आजकल मैं देखता हूँ कि बच्चों के पास फोन रखा हुआ है, पढ़ रहे हैं, किसी का मैसेज आया तो उसको देखने लगे, और वो भी बस टाइम पास हुआ। तो ये नहीं होना। और दूसरा, मैं पेरेंट्स के उसमें कहना चाहूंगा कि जिसमें एक प्रोफेसर हूँ, टीचर हूँ, तो कहीं ना कहीं हमारे जो पेरेंट्स हैं ना, वो भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते। कुछ लोग वो सोचते हैं कि अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दिया, ट्यूशन करा दिया, तो हमारी जिम्मेदारी खत्म होगी, अब टोटली बच्चे पर डिपेंड होगा। लेकिन ऐसा नहीं होना। बच्चे पे हमें पैनी नजर रखनी, जिसको बोलते हैं ना पैनी नजर रखनी, बिल्कुल बिल्कुल। उसको देखना टाइम टू टाइम, एटलीस्ट ज्यादा नहीं तो वीक में 2 बार 3 बार उससे फीडबैक लें
बेटा क्लास कैसी चल रही, कौन सी क्लास चल रही, अपना बैग चेक, उसका बैग चेक करें। और जब आप बचपन से ये आदत डालेंगे ना, तो बच्चे को भी ये ऐसा नहीं लगेगा कि पापा क्यों देख रहे हैं। कई बार पेरेंट्स जो है कम पढ़े लिखे होते हैं, तो बच्चा सोचता है इनको आता तो है नहीं, पता नहीं क्यों देख रहे हैं। लेकिन जब आप बचपन से आदत डालोगे, तो बच्चे को एक फिक्र रहेगी कि मुझे फीडबैक देनी है उसको। एटलीस्ट आप बुक देखें, आज कौन सा पीरियड हुआ बेटा, किसका हुआ, कौन से पेज तक पढ़ा दिया, कौन सा करके, ठीक है, ओके। और तो इतना भी आपको बूस्टर डोज लगेगी। मैं फिर एक अपने पापा का जिक्र हमने करना देखा चाहूंगा। हमारी वालदा जो थी वो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन अगर वो बहुत सख्ती से हमको कह देती थी कि बैठ के पढ़ो, अगर 2 घंटे के लिए उन्होंने बिठा दिए तो 2 घंटे से पहले आप उठ नहीं सकते थे। जी जी बिल्कुल। और ये देखा होगा आपने, हमारे यहाँ ये भी कहा जाता है कि माँ की गोद पहला स्कूल है, पहला मदरसा है। बिल्कुल बिल्कुल। और पता नहीं क्यों पेरेंट्स, पता नहीं क्यों गार्जियंस जो है इसको मतलब सेकेंडरी लेते हैं। मैं कहता हूँ कि जितना वो काम कर रहे हैं, जिस भी वो जॉब में है, वो किसान है, एग्रीकल्चर है, या किसी प्रोफेशनल जॉब में है, उसके साथ साथ जितना वो जरूरी, उतना ही जरूरी आपके बच्चों का करियर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर इतना भी नहीं कर सकते एटलीस्ट को पार्ट टाइम ही समझ लें कि मुझे 2 घंटे अपने बच्चों को देना है। जी। और जिस 2 घंटे में वो बच्चों को देने हैं, उस टाइम आपको भी मतलब कुछ फोन नहीं यूज करना, कुछ इधर उधर की बात नहीं करनी। अब मुझे बच्चे के पास बैठ भी जाते हैं बहुत से पेरेंट और खुद फोन में लग रहे हैं, बच्चे बेटा पढ़ो, ये क्या बात है, आप तो फोन में लग रहे हैं, तो बच्चों को भी तो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस होएगा ही। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, माँ बाप का, चूंकि माँ बाप को फॉलो करते हैं बच्चे, हम वो काम, जो काम हम खुद कर रहे हैं, हम बच्चे को मना नहीं कर सकते कि ये काम मत करो। हम तभी कर सकते हैं जब हम वो काम खुद ना करते हों। बिल्कुल एग्जैक्टली। भले ही आप एक छोटी सी स्टोरी की बुक लेके बैठ जाए, आप न्यूज़पेपर लेके बैठ जाएं उस टाइम, आप वो पढ़ने बैठ जाए, आप देखते रहें उसको, और बच्चे को बैठाएं कि आप बैठे यहाँ 2 घंटे पढ़ना, 1 घंटे पढ़ना। बिल्कुल। और उसका एटलीस्ट टाइम टेबल आप मैनेज करें। अगर आपने मैनेज कर दिया और आप बच्चा एवरेज स्कूल में भी पढ़ रहा है, तो मैं समझ सकता हूँ, मैं समझता हूँ कि वो कामयाब हो जाएगा। नहीं बिल्कुल, ये आपने बहुत जबरदस्त बात कही कि माँ बाप का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक बच्चे को खासतौर से फोकस होकर पढ़ना है। ये मैं समझता हूँ जो बच्चे हमारे सुन रहे होंगे वो इस बात पर ध्यान देंगे, और वालिदैन भी ध्यान देंगे कि उन्हें भी अपने बच्चे की तालीम के ऊपर ध्यान देना है और बच्चे को फोकस होकर पढ़ना है। डॉक्टर अनीस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, और आइंदा भी हम आपसे जरूर मिलेंगे और कुछ और ज्यादा बातें करेंगे, कुछ और नॉलेज आपसे हासिल करेंगे जो हमारे बच्चों के लिए होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम में आने का। शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत। दोस्तों, ये थे हमारे आज के मेहमान डॉक्टर अनीस अहमद चौधरी, जो कि रियाद में यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। और आपने बताया कि आप किस तरीके से हिंदी मीडियम से पढ़कर आए और अपने करियर में किस तरीके से कामयाब हैं, और खास तौर से जो कामयाबी टिप्स उन्होंने जो बच्चों को दी, आप लोगों के लिए जो कहा कि आप फोकस होकर पढ़ें, आप ये जानें कि आपको क्या करना है जिंदगी में, और बस कंटिन्यूअस मेहनत, हार्ड वर्क, इसके अलावा और कोई शॉर्टकट नहीं है कामयाबी का। कामयाबी का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है मेहनत का, फोकस का। फोकस होकर पढ़ें, मेहनत करें और कामयाबी हासिल करें। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारे इस चैनल यानी न्यू इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट बियॉन्ड क्लासरूम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ ग्रेट टाइम।